डिस्कस करने वाले क्लाइमेट फास्ट के ऊपर। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होगा क्लाइमेट फास्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी आधी से ज़्यादा आबादी चुनावी मुद्दे पे व्यस्त है, और दूसरी तरफ हमारी 95% आबादी इंस्टाग्राम की रील देखने में व्यस्त है। ठीक है, लेकिन इंस्टाग्राम रील में भी वो एक अच्छी चीज़ नहीं ढूंढ पा रहे जिसका काफ़ी जोरों शोरों से प्रचार हो रहा है। कोई भी मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा, कोई भी लोग उसके ऊपर ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे। हमें भी शर्म आती है कि हम उस भारत में रहते हैं कि जिस भारत में जंगलों की पूजा की जाती थी, जिसमें पेड़ पौधों की आज भी पूजा की जाती है, जिसमें तालाबों को एक देवीय स्वरूप माना जाता है, नदियों को माँ गंगा की पूजा की जाती है, हर हर जगह आरती कहते हैं, माँ नर्मदा की पूजा की जाती है। मतलब नदियों को भी माँ से सम्मानित किया जाता है, जानवरों को भी मतलब जानवरों में भी हम 36 करोड़ देवी देवताओं का आवाज देखते हैं। हम उस भारत में जी रहे, हमको ये शर्म आनी चाहिए कि इसी भारत में मतलब हर तरह के प्राकृतिक साधनों को हम भगवान की तरह पूजने के बाद भी क्लाइमेट फास्ट करना पड़ रहा है किसी एक व्यक्ति को। तो मैं आज बात करूंगा फुंगसू वागडू, आपने नाम सुना होगा, 3 इडियट्स मूवी के अंदर। ठीक है, तो वो जो रेंचो मतलब फुंगसू वांगडू थे 3 इडियट्स वाले, उन्होंने जो उनकी जो रियल कैरेक्टर है जिसका नाम है सोनम वांगचू जी, वो आज क्लाइमेट फास्ट पर कई पिछले 21 दिनों से बैठे। आज उनका 21वां दिन चल रहा है क्लाइमेट फास्ट का। तो क्लाइमेट फास्ट के आप कड़ियों को बिल्कुल एकदम ध्यान से सुनिएगा। क्लाइमेट फास्ट करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि 2015 में एक पेरिस समझौता हुआ था क्लाइमेट के ऊपर लेके। तो पेरिस समझौते के अंदर ये बात की गई थी कि हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ना बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, अब आप एक बात पे ऊपर ध्यान दो। मतलब आज दुविधा इस तरह है कि हमारा युवा जो है वो रील्स बनाने में इतना व्यस्त हो चुका है कि वो अच्छे अच्छे मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा। अगर वो एक कम्युनिटी बना ले, बहुत ही स्ट्रांग कम्युनिटी बना ले, तो इसके ऊपर इतना ध्यान आकर्षित किया जा सकता है कि हम अपनी भावी पीढ़ियों को हमारे प्राकृतिक और सांस्कृतिक रिसोर्स दिखाने के काबिल बन सके। आज भारत के कई जंगलों को पूरी तरह मतलब ऐसी हालत, इतनी बेकार हालत चुकी, सदियों से जंगल को हमको बचाना पड़ रहा है। जहां पर हम लोग जंगलों को पूजते आ रहे थे, मतलब आदिवासी लोगों की जो जंगल और जमीन की जो लड़ाई थी वो खुद अपना मानते थे। तो हमने जो अंग्रेजों से जो लड़ाई की, अब वो लड़ाई हमें अपने लोगों से करना पड़ी। अंग्रेजों ने भी यही किया था हमारे साथ में। आप अगर देखो मुंडा प्रजाति की बात ध्यान से देखो, अब झारखंड जैसे प्रदेशों में कई आदिवासी विद्रोह हुए थे। आदिवासी विद्रोह का कारण क्या था कि वो अंग्रेज लोगों ने भी हमारे जंगल हमसे छीनना स्टार्ट कर दिए, जो आज की सरकार अंग्रेजों की तरह हमारे साथ बिहेव कर रही है। अब एक बात ध्यान में रखो कि ऊपर क्लाइमेट फास्ट का इशू क्यों बढ़ता रहा है, क्योंकि वहां पर 2 डिमांड रखी हुई है। ठीक है, तो हम बात करेंगे सोनम वांगचू के मेन इशू के, कोर इशू के ऊपर आते हैं। तो उन्होंने 2 डिमांड रखी हुई है। एक तो खुद के लोगों से गुहार कर रहे हैं कि हमें तापमान को इतना नियंत्रित करना है, हमें ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करनी हिमालय के अंदर जिससे कि ग्लेशियर पिघलना स्टार्ट हो जाए। तो पहली मांग तो खुद के लोगों के ऊपर रख रही है कि हमें हमारे लद्दाख को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना है, ताकि हम हमारी आगे वाली पीढ़ी को सब चीज दे सके। दूसरी उन्होंने मांग रखी तो जो 2019 में गवर्नमेंट ने उनसे प्रॉमिस किया था 6th शेड्यूल दर्जा। मतलब हम अगर जम्मू और कश्मीर से लेह लद्दाख को आजाद कर देते, उनका मैनिफेस्टो था, गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो था, उसके अंदर उन्होंने प्रॉमिस किया गया था, इसे चेक दिया गया था कि जो उन्होंने अपनी वीडियो में बात की कि मेरा चेक बाउंस हो, तो उनको एक चेक प्रदान किया गया था। जिस चेक में ये बात कही थी, आपको हम 6वीं अनुसूची का दर्जा दिए जाने का मतलब ऐसा होता है कि मतलब वहां की आदिवासी प्रजातियां, वहां के जो ओरिजिनल जो लोग हैं वो डिसाइड करें कि हमारी जमीन का कितना प्रतिशत दोहन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर कोई जरूरत है या नहीं हो रही। ओके, तो आज उनको 6वीं अनुसूची उनको अभी तक दी नहीं गई है। आज से 2019 के बाद से आज तक का समय, मतलब आज फिर से इलेक्शन की टर्म आ चुकी है। ओके, तो और इसी कारण उनको आवाज उठानी पड़ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको क्लाइमेट के एस्पेक्ट समझाता हूँ। अगर हिमालय रीजन के अंदर क्लाइमेट मतलब जिस तरह से हमारा तापमान बढ़ रहा है, तापमान बढ़ने से क्या हो रहा है, बर्फ पिघल रही है। तो बर्फ का जो मेन मोटो क्या है, जो हिमनद हम जिसको बोलते हैं, फिर ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है, ग्लेशियर इंग्लिश में बोलते हैं, हिमनद बोलते हैं। तो जो पहाड़ों पे पूरी तरह जो बर्फ जम चुके हैं उनको क्या बोलेंगे हम, ग्लेशियर। वो क्या करता है, जो सनलाइट आ रही है ना, तो सनलाइट आ रही है तो उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब हमारे जो मतलब जमीन और हिमनद का थोड़ा सा हम डिफरेंस समझेंगे, तो वो क्या कर रहा है, ग्लेशियर क्या कर रहा है, पूरी तरह से क्या कर रहा है, सनलाइट जो गर्मी है उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। लेकिन जो हमारी जमीन है तो वो एब्सॉर्ब कर रही है। अगर यही चट्टान अगर धीरे धीरे पिघलने स्टार्ट हो जाएंगे ग्लेशियर, तो ग्लेशियर की जो पूरी परत हटेगी, तो उसके बाद में चट्टान क्या करेगी, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से हीट अंदर ज्यादा पैदा होगी। वो ज्यादा हीट पैदा होगी तो मेल्ट फास्ट होगा, और ये मेल्ट फास्ट होते होते क्या होगा, हमारी जो सारी की सारी नदियों का जो ओरिजिन है वो क्या है, हिमालय से नदियां निकल के कहाँ पर आ रही, मैदानों में आती है। मैदानों में ज्यादा पानी जमा हो जाएगा। इसका एक इम्पैक्ट ये नहीं है कि हमारे जो उत्तर भारत के कई राज्य जैसे यूपी हो गए, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, मध्य प्रदेश जैसे, या फिर हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इन जैसे राज्यों को इसका सबसे ज्यादा फटका ये नहीं बैठेगा। ये उस चीज का संकेत है कि हम सूखे की ओर बढ़ रहे हैं।
आज की कंडीशन में हमारी मृत्यु खाने पीने के कारण नहीं होना है, हमारी मृत्यु प्यास के कारण। मतलब एक जो पानी की समस्या है वो इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है कि हमको पीने के लिए पानी कुछ सालों में, कुछ दशकों में नहीं रहने वाला। ये बात आप नोट करके रखिए। इसकी क्लाइमेट की सबसे बड़ी एक गुहार, जो सबसे बड़ा फटका लगा है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को लगा है। अगर आप देखेंगे कि हमारी सरकार बार बार इंडस्ट्री लाने के कारण कि ये दावा करे कि हमारी जीडीपी का जो मतलब बढ़ रही है वो काफ़ी बढ़ेगी, 5 ट्रिलियन हो जाएगी, 6 ट्रिलियन हो जाएगी, ये जीडीपी का बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। क्योंकि क्लाइमेट के कारण 8% तो लॉस हम इस एग्रीकल्चर सीजन में ढूंढ चुके, जो कि हमारा ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, जो मोटे अनाज है, जो गरीब लोगों के अनाज है, उसका सही पैटर्न नहीं बैठ रहा। क्योंकि कृषि को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको एक सर्टन टेम्परेचर चाहिए, सर्टन सॉइल ये चाहिए, हर चीज़ सर्टन चाहिए उसको। टेम्परेचर हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, हर चीज़ उसको सर्टन अमाउंट में चाहिए, जो कि क्लाइमेट के कारण बिल्कुल नहीं हो पा रही है। क्लाइमेट डिजास्टर एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है और इसकी शुरुआत हम जैसे यंग लोगों को करनी चाहिए। ठीक है, सोनम वांगचुक जी का हमें समर्थन करना चाहिए और इस कड़ी में हमको उनका साथ देना चाहिए। और क्लाइमेट चेंज के ऊपर सभी युवा पीढ़ियों को एटलीस्ट व्हीकलों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि हम कार्बन इमिशन के भागी ना बने। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हमको क्या करना चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ करना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मतलब ज़्यादा लोगों मतलब बहुत सारे लोग एक ही ट्रांसपोर्ट में जाए, खुद के व्हीकल की जिद ना करें। ओके, तो ये कुछ मुद्दे देखो, एग्रीकल्चर एक मुद्दा होगा, प्याज का मुद्दा होगा, और अपनी जो रिपोर्ट आई है अभी लेटेस्ट की रिपोर्ट, उसमें टोटल 30 सिटियों के बारे में चर्चा की कि वाटर सिक्योरिटी की समस्या जूझेगी। मतलब वहाँ पर पानी की तनाव की समस्या उत्पन्न होने वाली है। हम बेंगलोर का लेटेस्ट उदाहरण देख सकते हैं कि बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को पानी नसीब नहीं हुआ है। एक छोटा सा न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस का, उसमें ये बात बताई गई थी, अपार्टमेंट में रहने वाले लोग वॉशरूम तक कहाँ का यूज कर रहे थे, मॉल का वॉशरूम यूज करते, मतलब देखो कितनी बेकार हालत होने वाली है। तो बेंगलोर तो वाटर सिक्योरिटी जो रिपोर्ट में उसमें टॉप 10 में भी नहीं था, शायद 10वें या 11वें नंबर पे होगा। ओके, टॉप 5 सिटी में तो जयपुर, थाने, महाराष्ट्र का थाने भी है उसके अंदर। आप सोचो इतनी डेंजर सिचुएशन आने वाली है। और दुनिया के अभी वर्तमान में फिलहाल 80 करोड़ लोग जो भूखे सोते हैं, रोज भूखे सो रहे 80 करोड़ लोग, ये जनसंख्या बढ़ने वाली है और सबसे इसका ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज भारत में है। और इसकी सबसे ज़्यादा जो फटकार होने वाली है वो गरीब और मिडिल क्लास लोगों को बढ़ने वाली है। आज हम मिडिल क्लास लोग 30,000 रुपये कमा रहे हैं, 10 से 15,000 रुपये किसका हमारा कंजम्पशन किसके ऊपर हो रहा है, खाने के ऊपर कंजम्पशन हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अमीर लोग जिसकी आमदनी 1 लाख रुपये या फिर 1 करोड़ रुपये महीने की आमदनी, वो 1 या 2% केवल खाने पे खर्च कर रहे हैं। हमारा 30,000 में से 10,000 अगर खाने पे आ रहा है तो हम 33% खाने पे हमारा क्या कर रहे हैं, हम इन्वेस्ट करें। और ये हमारा परसेंटेज बढ़ने वाला है अगर इन्फ्लेक्शन बढ़ता है। कौन सा, अगर मतलब फूड इन्फ्लेक्शन बढ़ता है, मतलब अगर इसके सामान के अगर दाम बढ़ेंगे खाने पीने के, तो हमारा 10,000 से अमाउंट 20,000 होने वाले, हमारी कमाई नहीं बढ़ रही, लेकिन ये चीज बढ़ने वाली है। तो आप ध्यान दो, इसकी सबसे ज्यादा फटकार जो अमीरों को नहीं होने वाली। अमीर अगर 2% खर्च कर रहा था तो उसकी आमदनी का 3% खर्च कर देगा। वो अगर 1 लाख कमा रहा तो ज्यादा ज्यादा कितना 3% और खर्च कर देगा, उससे कुछ उसको नुकसान नहीं होने वाला। सबसे ज्यादा नुकसान है गरीब तबके के लोगों पर और हमारे ऊपर। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे एग्रीकल्चर एक कारण होगा, वाटर सप्लाई सेकंड कारण, और थर्ड है क्लाइमेट रिफ्यूजी, एक सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला। हम जैसे कि रोहिंग्या के ऊपर बहुत बड़ी समस्या निर्माण करते हैं कि रोहिंग्या आने से देश में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सीए जैसे मुद्दे लाते हैं। तो क्लाइमेट रिफ्यूजी एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। क्योंकि दूसरे देशों के लोग जब भारत में आएंगे तो उसकी समस्या बढ़ेगी, या फिर भारत से निकल के दूसरे देशों में लोग अगर जाएंगे। हमारे अगर देश में 30 अभी ऐसी सिटी बन चुकी है जहाँ पर वाटर सिक्योरिटी समस्या है, तो अगर हमारे देश में यह आंकड़ा और बढ़ेगा, 30 से अगर 300 हो गया, 3,000 हो गया, ठीक है, तो ये यहाँ के लोग निकल के कहाँ पे जाएंगे, वहां पे जाने, कनाडा में जाएंगे, अमेरिका में, क्या वो लोग सभी को आने देंगे? नहीं। तो वाटर रिफ्यूजी मतलब क्लाइमेट रिफ्यूजी एक बहुत बड़ा राइजिंग और अपकमिंग मुद्दा भी आने वाला है। और लास्ट में फोर्थ, जो कि इन सबके लिए मतलब इन सभी समस्याओं की एक मूलभूत और कोर जनसंख्या। जब तक हम जनसंख्या नियंत्रण नहीं करें, क्योंकि जनसंख्या क्या है, जितनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतनी पानी की डिमांड बढ़ेगी, उतनी ज्यादा क्या बढ़ेगी, एग्रीकल्चर की डिमांड बढ़ेगी, और टेक उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा। मतलब अगर जनसंख्या आपकी ज्यादा है तो पॉल्यूशन ज्यादा होगा। अगर एक घर में 5 बच्चे तो कम से कम एक व्हीकल रखेगा, और 5 बच्चे नहीं, एक ही बच्चा, तो व्हीकल रखने की उसको नीड नहीं पड़ेगी। तो जो टेक का जो जमाना है वो जनसंख्या के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्टली मतलब जनसंख्या बढ़ेगी तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा तो क्लाइमेट चेंज होगा, और ये समस्या बढ़ने वाली है। और हमारी जो जनजाति सारी चीजें, इसमें पॉलिनेशन ले लो आप, हर चीज को अगर ऐड करते हैं, पॉलिनेशन भी एक समस्या है। हमारी मतलब पेड़ पौधों की समस्या खत्म हो जाएगी, मरीन लाइफ तक खत्म हो रही है। जो हमारे फ्रेश वाटर के इतने
सारे जीव जंतु वो पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। तो ये केवल सोनम वांगचुक की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। और इस देश की समस्या मतलब एक चेन की तरह डिपेंड है। अगर हम एक अखंड भारत का निर्माण चाहते हैं तो जितना भारत हमको प्रदान किया गया तो अखंड भारत उसी को समझिए, हमारा अंग समझिए। अगर हमारे सिर में दर्द हो रहा है, दर्द होता है तो हम घर से बाहर नहीं निकल पाते। उसी तरह आज हमारे लद्दाख हमारा सिर है, सिर के अंदर तकलीफ हो रही है तो हमारे पैर आगे उठने नहीं चाहिए, ठीक है। तो गलत चीज के लिए हम आगे नहीं उठने चाहिए। इस चेन को पूरी तरह आप एक समर्थित चेन बनाए और सोनम वांगचुक जी का साथ दे, क्लाइमेट फास्ट में उनका सहयोग करें और जहां तक हो चुके अपने लीडर लोगों को कम से कम उनका आईना दिखाने में तो सहयोग प्रदान करें कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइमेट चेंज के ऊपर कितनी चाहिए। हमारी युवा पीढ़ी का सजग भारत अगर निर्माण चाहता है तो सजगता के ऊपर कम से कम उन्होंने इतना ध्यान देना चाहिए कि फालतू की चीजों को छोड़कर हमारी जो आगे की पीढ़ी और खुद के लिए एक सस्टेन इन्वायरमेंट हम क्या चाहते हैं, हमारा जो गोल है अगर आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ का, हमने जो हमारे एसडीजी रखे हुए ना आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, आप तो पूरी तरह भूल चुके हैं एसडीजी। तो एसडीजी का अगर आप सही अच्छे इसमें अगर आप इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट को बचा के डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ना चाहिए। यही मेरी सरकार से या फिर सभी लोगों से दरखास्त है कि हम सबसे इम्पोर्टेंट सच्चे देशभक्तों निकलना है, सोनम वांगचुक के समर्थन में आगे आए। जय हिंद, जय भारत।